हेलो दोस्तों, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी पेन पेपर हाथ में है नाइन्थ के, बायोलॉजी के भारती भवन के बुक हाथ में तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा चैप्टर 5 खाद्य संसाधन एवं पौधे, इसको हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न कर चुके हैं। आज हम इसका करने जा रहे हैं, हम लोग करेंगे आज लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की, चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हेलो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटीसी चैप्टर क्या है? 5 है। लघुत्तरी प्रश्न, अनाज के उत्पादन बढ़ने की क्या आवश्यकता है? मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? इस सारे प्रश्न को हम लोग क्या देंगे? जवाब देंगे। तो चलते हैं, देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या है? अनाजों के उत्पादन बढ़ने की क्या आवश्यकता है? अनाजों के उत्पादन बढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो उत्तर हो जाएगा, हमारे देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से खाद्य पदार्थ का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अभी हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से ज़्यादा है एवं यह अगर इसी गति से बढ़ती रही तो 2020 तक हमारी आबादी लगभग 134 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 241 मिलियन टन अन्न की आवश्यकता हर वर्ष पड़ेगी, लेकिन हमारे पास अन्न उत्पादन के लिए भूमि सीमित है। अतः हमें अनाज के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 2 की ओर। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 2? मानसून के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हो जाएगा, मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, खरीफ फसल। ऐसे फसल खरीफ क्रॉप डेकेडस, ऐसी फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाते हैं, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, ईख, सोयाबीन, मूंगफली आदि। इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है तथा फसल की कटनी अक्टूबर के आसपास होती है। अगला, रबी फसल। कौन फसल? रबी फसल। रबी फसल, रबी क्रॉप, जो फसलें शीत ऋतु में उगाए जाते हैं उसे रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, तीसी, मटर, सरसों, आलू, अलसी आदि। इसकी बुआई अक्टूबर माह में एवं कटाई मार्च में होती है। अगला, तीसरा नंबर का रहा ग्रीष्म फसल, ग्रीष्मकालीन फसल। यहाँ पर कमल लिखा गया, यहाँ पर फसल होगा समर क्रॉप। दलहन, उड़द। दलहन में कैसे? उड़द, मूंग की बुआई मार्च जून के बीच गर्मी के महीने में की जाती है, जिसे क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था रहती है वहाँ धान, मकई, आलू एवं मूंगफली भी ग्रीष्म फसल की तरह लगाए जाते हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब, हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी। 3 में समुद्र किस्म के एक मुख्य गुण के एवं गुण मुख्य दोष को लिखे। उत्तर, समुच्च किस्मों के एक प्रमुख गुण है उच्च उपज, हाई एल्डिंग।
उच्च समुद्र किस्मों में से पारंपरिक किस्म की अपेक्षा बहुत अधिक अधिक पैदावार मिलती है। इसलिए इन किस्मों को उच्च उपज वाली किस्म या समुद्र प्रजाति कहते हैं। समुद्र किस्म के एक मुख्य दोष उच्च कृषि निवेश, हाई एग्रीकल्चर इम्पैक्ट। समुच्च किस्म के इस्तेमाल से फसल तैयार करने के लिए पारंपरिक किस्मों के मुकाबले अधिक कृषि निवेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इन किस्मों को अपेक्षाकृत अधिक उर्वरक, अधिक सिंचाई आदि की जाती है। पारा संख्या 4 की ओर चलते हैं हम लोग। 4 क्या करा जो देखते हैं। करा संकर के लिए किस प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है? उत्तर, संकर मतलब हाइब्रिड के लिए फसलों के उपयोगी गुणों जैसे उच्च उत्पादन की गुणवत्ता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है। बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको, वैसे ही देख रहे देते हैं। कह रहा है 5 में क्या कह रहा है, बृहद पोषक क्या है और इसके बृहद पोषक क्यों कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, वे तत्व जो पौधे की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं उन्हें बृहद तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक है, अतः इसे बृहद पोषक तत्व कहते हैं। पारा संख्या 6 में क्या करा जो देखते हैं। पौधा अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करता है? उत्तर, पौधा पोषक तत्व को खाद तथा उर्वरक से प्राप्त करता है। पारा संख्या 7 क्या करा जो देखते हैं। पारा संख्या 7 में कह रहा, रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक की तुलना में आसान क्यों है? उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक उर्वरक में किसानों को इसके परिवहन और भंडारण में कठिनाई होती है, साथ ही इनमें विशिष्ट पादप पोषक की काफ़ी कमी होती है, जिससे फसलों में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आदि की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूँ, धान आदि, इनमें प्राकृतिक खाद बहुत लाभप्रद नहीं होता, अतः रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है जो प्रदान करने वाले होते हैं। अतः रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक आसान होता है, यहाँ पर हो जाएगा उर्वरक आसान होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या करा 8, क्या करा प्रश्न संख्या 8, कार्बनिक खेती में क्या होता है? कार्बनिक खेती में क्या होता है? उत्तर, खेती की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं कर कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, बिल्कुल नहीं करके यहाँ पर होना, कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते होंगे हो, कार्बनिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। इस प्रकार की खेती में पौधे के अपशिष्ट, जानवरों के मल मूत्र, कृषि अपशिष्ट आदि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा मृदा की उर्वरकता बढ़ाई जाती है। इसमें नील हरित शैवाल का संवर्धन किया जाता है, जो वायु से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तन कर जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या करा 9 क्या है जो देखते हैं। 9 में करा, फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है?
फसलों के सिंचाई के लिए क्या महत्व है? उत्तर, सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों से समय समय पर खेतों में लगी फसलों के जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं ताकि फसल सूखने न पाए और पैदावार अच्छी और भरपूर हो। अच्छी फसल और भरपूर पैदावार के लिए उचित और समुचित सिंचाई परम आवश्यक है। कौन आवश्यक है? परम आवश्यक है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। हमारे देश में अधिकांश कृषि भूमि की सिंचाई वर्षा पर ही आधारित है। जिस पर वर्षा अच्छी और समय पर हुई तो भरपूर फसल तथा पैदावार होती है। ठीक इसके विपरीत जिस वर्ष अच्छी तथा समय पर वर्षा नहीं होती है, फसल तथा पैदावार है भी प्रभावित होते हैं। वर्षा की कमी के कारण उसकी सिंचाई के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है, जिनमें कुआं एवं नलकूप, नहर, जाल, तालाब इत्यादि के जरिए सिंचाई की जाती है। अतः खेती के लिए सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन से? पीटी से। प्रश्न संख्या 10 का रहा क्या जो देखते हैं, नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है? उत्तर, नदी जल उठाव प्रणाली में उन क्षेत्रों में जहां नहर में जल प्रवाह पर्याप्त नहीं होता है, उन क्षेत्रों के आसपास की नदियां को वहां के सीधे जल को खींचकर सिंचाई की जाती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 11 क्या करा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 करा है, मिश्रित फसल उत्पादन एवं अंतर फसल उत्पादन में क्या अंतर है? उत्तर होगा मिश्रित फसल उत्पादन। पहला में फसल असफलता को कम करना, इसका उद्देश्य मिश्रित फसल। दो फसलों के बीच बोने से पहले मिला दिए जाते हैं। तीसरा क्या है इसका अंतर? तीसरा, इसके पंक्ति नहीं बनाई जाती है। चौथा हो जाएगा इसमें फसल विशेष उर्वरक लगाना कठिन होता है। पाँचवा क्या है? इसके फसल अलग काटना एवं सिंचाई संभव नहीं है। उसी में अंतर फसल क्या है जो देखते हैं। 5 पॉइंट इसमें, तो 5 पॉइंट आप चाहिए तो इस तरीक़ा से बीच करके लिख सकते हैं, इधर से इसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे करके अंतरा फसल और मिश्रित फसल में हम यहाँ पर लंबे लंबे लिख दिए। यहाँ पर क्या होगा अंतरा फसल में? पहला, प्रति इकाई क्षेत्रफल पैदावार बढ़ाना इसके उद्देश्य है। दूसरा, इसमें मिलाए नहीं जाते हैं। तीसरा, इसमें पंक्तियाँ बनाई जाती है। चौथा, इसके उर्वरक आवश्यकता अनुसार पंक्ति में लगाए जाते हैं। पाँचवा, इसमें फसलों की कटाई व निराई अलग अलग संभव है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। इसलिए तो कहते हैं पढ़ लीजिए चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 12, फसल चक्र के लिए दलहन पौधा का चुनाव क्यों होता है? उत्तर, फसल चक्रण द्वारा दलहन फसल का चुनाव इसलिए किया जाता है कि मृदा में पोषण तत्व की पूर्ति रहे, क्योंकि दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु के गांठ मौजूद होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिर कर उन्हें मिट्टी में पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं, जो फसल के लिए अनिवार्य पोषक तत्व हैं। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 13 क्या करा जो देखते हैं। कह 13, फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य? उत्तर, फसल पौधे की खेतों में खरपतवार, कीड़ों, जीवाणु, कवक आदि द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हानि होता है।
समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्टर कहते हैं। अतः फसल पौधे को विभिन्न तरीकों से पीड़कों एवं अन्य हानिकारक जीवों से मुक्त रखने की प्रक्रिया को फसल सुरक्षा कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 14 क्या करा जो देखते हैं। खेतों में खरपतवार को फसल से मुक्त कराना क्यों जरूरी है। उत्तर, खेतों में खरपतवार को फसल से मुक्त कराना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके कारण फसल की वृद्धि पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पैदावार भी अपेक्षाकृत काफ़ी घट जाती है। अतः अच्छी उपज के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार के खेतों से निकाल देना चाहिए। चलते प्रश्न संख्या कितना 5 की ओर। करा पीड़ननाशी क्या है, खेत में इसका उपयोग क्यों करते हैं। उत्तर, वे विषैले रसायन जो पीड़कों को समाप्त करने या इन पर नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है पीड़नाशी कहलाते हैं। कवकनाशी, कीटनाशी, कृंतकनाशी सभी सम्मिलित रूप से पीड़कनाशी ही कहलाते हैं। पीड़कनाशी से फसलों की रोग से सुरक्षा की जाती है, जैसे सूक्ष्मजीव, वायरस, जीवाणु, कवक आदि। कीट पीड़क भी फसलों की काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। इन कीट पीड़कों को पीड़कनाशी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। साथ ही फसल को रोगाणु मुक्त कर इसको बढ़ने में मददगार होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, पारस में तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पी टी सी। चलते प्रश्न संख्या 16 की ओर। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 16। नमी और तापमान खाद्यान्नों को प्रभावित कैसे करता है। उत्तर, खाद्यान्नों से नमी की मात्रा अधिक से अधिक 14% होनी चाहिए। परिपक्व खाद्यान्न 16 से 18% तक नमी रहती है, जिसे भंडारण के पहले खुखार 14% से कम करना जरूरी है। अगर खाद्यान्नों में नमी अधिक रह गई तो सूक्ष्मजीव, कवकों आदि की वृद्धि और क्रियाशील की गति बढ़ जाती है, जो हानिकारक है। इससे अनाजों और अंकुश क्षमता में कमी आती है। उत्पादन की कीमत एक गुणवत्ता का ह्रास होता है। खाद्यान्नों की सुरक्षा भंडारण अपेक्षाकृत कम तापमान पर होना चाहिए, अन्यथा सूक्ष्मजीव एवं कीटों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न अपनी गुणवत्ता खो देते हैं और मानव के उपयोग के योग्य नहीं रह जाते हैं। अतः नमी और तापमान खाद्यान्नों के भंडारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पी टी सी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अगले हम लोग करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरह से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, इनमें आगे बढ़ते रहें।